हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 पढ़ने से पहले हम उसके लेखक के परिचय को जानेंगे। यानी हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो पहला चैप्टर जिन्होंने लिखा है उनके बारे में हम समझेंगे। थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में भी हमें होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे भी कम से कम 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अतः हमें इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा पीछे किनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानने वाले हैं, जो बातचीत चैप्टर के राइटर है। तो इनके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे और बढ़िया से ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक देखने तक अगर वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट, नाम भी देखिए कितना बढ़िया है, बालकृष्ण भट्ट। ये रहा उनका चित्र। थोड़ा इमेज सही नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं, गूगल सर्च भी कर सकते हैं, जाकर देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर दिया गया जन्म। पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी में। यानी इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी में। और निधन देखिए, 2 नाम आता है। आपके सामने कंफ्यूजन होगा, कहीं पर अगर निर्धन लिखा होगा ऐसे तो उसका मतलब होता है गरीब, ओकर मतलब क्या होता है, गरीब। लेकिन कहीं पर निधन लिखा होगा उसका मतलब होता है मरण, मृत्यु, मरना। ठीक है, तो निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। आप सभी को पता होगा 1914 में क्या हुआ था, पता ही होगा, कोई युद्ध हुआ है, वर्ल्ड युद्ध हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, निवास स्थान मतलब वो कहाँ रहा करते थे, उनका होम टाउन मतलब वो कहाँ निवास करते थे। तो याद रखिएगा, उनका निवास स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जिसे इलाहाबाद को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। पहले इलाहाबाद बोला जाता था, आज हम लोग उसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। देखिए, इनके माता पिता से भी सवाल आते हैं, इसलिए मैं एक बार बताना चाहूंगा कि नाम याद करके रखिएगा। देखिए, माता का जो नाम हुआ ना, पार्वती देवी था। मतलब बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था, पार्वती देवी था। और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। उनके पिताश्री का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, पिता एक व्यापारी थे। देखिए, पिता एक व्यापारी जिसको आज हम लोग देसी अपने भाषा में बोलते हैं बिजनेसमैन, बिजनेस करने वाला इंसान, वो एक व्यापारी थे। उनके पिताजी क्या करते थे, काम करते थे, पेशे से थे, क्या थे, व्यापारी। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, बोलिएगा एक व्यापारी थे। उनका नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। उनकी माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। उनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी में। उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रयागराज में। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, किस स्टेट के अंदर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है, माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। देखिए, जब आपके घर की माँ बहन और समाज के जो सबसे बड़ी बात होता है कि माँ सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसकी प्रारंभिक उसकी जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है ना, वो एक माँ ही देती है। सबसे ज़्यादा बच्चा शुरुआती के दिनों में पापा के पास नहीं होता, बल्कि माँ के साथ होता है। इसलिए याद रखिए, माँ जो उसको जिस तरह से शिक्षा देगी, बच्चा भी वैसा ही बनता है। अगर एक छोटा सा बच्चा को बचपन से जिस लालन पालन के साथ उसको बड़ा किया जाए, जिस व्यवहार में बड़ा किया जाए, वो बड़ा होकर वैसा ही बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए छोटे में उसको चाकू दे दिया जाए, बंदूक दे दिया जाए और बोला जाए
है कि जा हाउ कर तो बड़ा भी होगा तो क्या करेगा, वही करेगा। अगर एक छोटा सा बालक किसी घर में है और पति पत्नी का एक बालक है मान लीजिए, और वो पति पत्नी रोज झगड़ा करते हैं और वो बालक रोज उन्हें देखता है झगड़ा करते हुए, तो उसके जीवन पर क्या असर करेगा, एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। बड़ा होकर उसको कुछ अलग तरह का ख्वाब आने लगेंगे। तो ये हमारे जो अगल बगल के क्रियाकलाप है ना, उन्हीं को देख करके हम जैसे बच्चे उनको देख देख कर बड़े होते हैं। आज मैं किसी और को देख कर बड़ा हुआ हूँ। आज मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं भी किसी से प्रेरणा लिया हूँ, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगे चल के आप भी पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, आगे चल के आप भी कुछ करेंगे। तो ये किसी ना किसी से सब लोग क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। तो उन्होंने अभी प्रेरणा किससे ली थी, अपने माँ से ली थी। बालकृष्ण भट्ट के अंदर मन में पढ़ने की लालसा कैसे आई थी, तो इनके कारण आई थी। और सच बताऊं तो मेरे अंदर भी पढ़ने की जो लालसा थी ना, मैं भी नहीं पढ़ता था उतना, मैं भी पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दिया करता था। लेकिन एक होता है ना, समाज जैसा बदलेगा वैसा मैं भी बदलूंगा। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। तो आपके भी जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मतलब इंग्लिश में जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन समझते हैं ना, शिक्षा मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है। जैसे फिलहाल मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है, तो वैसे ही इनका क्या चल रहा होगा। तो देखिए, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, शुरुआती के दिनों में क्या करते थे, संस्कृत का अध्ययन किए थे। शुरुआती के दिनों में इन्होंने कौन सा, संस्कृत अध्ययन किया। मतलब जो शुरू के दिन थे, कैसे किन चीज़ों को पढ़ाई करते थे, संस्कृत पढ़ा करते थे। और 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में, जो प्रयागराज जहाँ पर बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद, वहाँ के प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। एंट्रेंस की क्या दी थी, परीक्षा दी। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और वृत्ति देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, मतलब यहाँ पर अध्यापन किया है इन्होंने। उसके बाद बोला जा रहा है कि 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त। फिर बोला किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। देखिए, ये अपने जीवन में टीचिंग दिए हैं, मतलब ये लेखक बने हैं या बने नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में पढ़ाया जरूर है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि जो पढ़ाता है वही लिखता है। आज देखिए, अगर मान लीजिए बहुत सारे टीचर हो गए, बहुत सारे समाज में टीचर हो गए, जब कोई अपना पढ़ा रहा है तो अपने एक बुक लॉन्च कर देते हैं, बुक लिख देते हैं और बच्चों को बोलते हैं बुक ले लीजिए। तो वो एक, उनमें भी एक कला था, वो भी एक अध्यापक थे, वो भी एक कला उनके अंदर थी, कला उन्होंने निखेरा, जिसको आज हम लोग देख करके क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, किंतु उग्र स्वभाव मतलब देखिए, स्वभाव मतलब थोड़ा सा खसखैल टाइप से, मतलब थोड़ा सा क्रोधित वाला इंसान। जैसे क्रोधित हो जाना हर एक बात, जैसे राम जी के साथ लक्ष्मण जी होते थे, हर बतिये पर क्रोधित हो जाते थे, वही है क्रोधित हो जाना। स्वभाव के कारण क्रोधित, नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद से लेखन कार्य पर निर्भर की। देखिए, जैसे पढ़ाना छोड़ दिए, आप सोचे कि अब लिखना शुरू करते हैं, ढेर हो गया पढ़ाना लिखाना, अब होगा लिखाई, मतलब अब लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है इसके बाद, विशेष परिस्थिति मतलब उनकी एक स्थिति होगी। विशेष परिस्थिति क्या है, विशेष खास परिस्थिति, पिता के निर्धो उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। देखिए, मतलब कि देखिए, जब पिताजी उनके मर गए, और जब पिताजी मर गए तो घर को संभालने वाला तो चाहिए, घर में कलह उत्पन्न हो गई, मतलब द्वेष उत्पन्न हो गया। ठीक है, पैतृक घर को छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। देखिए, पैतृक घर को छोड़कर मतलब देखिए, अपने पिता के घरों को छोड़कर वैसे ही जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। जो इंसान जीवन में संघर्ष नहीं करेगा ना, वो कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन में अगर कुछ नया करना है, कुछ बनना है, तो जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर बालकृष्ण भट्ट अपने पिताजी के मरने के बाद संघर्ष नहीं करते, अपने जिस कार्य में लगे थे उस कार्य में नहीं लगे होते, तो शायद आज हम उनका जो बातचीत है ना, वो नहीं पढ़ पाते, इनके बारे में आज हम नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये था।
और साहित्य के प्रति समर्पित रहे, मतलब वो लेखनी के रूप में ही समर्पित रहे, मतलब अपना सारा श्रेय दिया कि मैं लेखनी करता रहूंगा। उसके बाद देखिए रचनात्मक सक्रियता, मतलब रचना वगैरह तो लिखे हैं, तब रचना में क्या क्या सक्रियता थी, मतलब किस तरह से एक्टिव थे। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इससे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। देखिए उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक लिया था और 33 वर्ष तक चलाते रहे। कितने वर्षों तक चलाते रहे? 33 वर्षों तक चलाते रहे। और बोला जा रहा है इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। देखिए कहने का मतलब, देखिए ये जो व्यक्ति थे ना, ये किस चीज पर निबंध लिखा करते थे, मतलब नियमित रूप से। देखिए ये लिखते थे समाज के बारे में, साहित्य के बारे में, नैतिकता के बारे में, राजनीति के विषयों पर निबंध लिखते रहे। मतलब कि पॉलिटिकल हो गया, समाज हो गया, रहन सहन हो गया, इस सब पर क्या लिख रहे थे? निबंध लिखते थे, ऐसे लिखते थे। ठीक है। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। देखिए देखिए कहाँ चल गए? जीवन के अंतिम दिनों में, मतलब जब जीवन का उनका अंतिम दिन चल रहा था, मतलब अपने जीवन के आखिरी पलों में, वे हिंदी शब्दकोश के संपादक, मतलब जो हिंदी का शब्दकोश करते थे उसके एडिटर, मतलब संपादक के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित हुआ, लेकिन अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो गए। मतलब अच्छा व्यवहार नहीं लगा तो क्या हो गए? वहाँ से अलग हो गए। जब किसी के यहाँ आप काम करते हैं और आप वहाँ पर उनका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उस काम को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। वैसा इन्होंने भी किया था। रचनाएं, देखिए इनके रचनाएं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी रचनाओं को याद रखिएगा। देखिए उपन्यास कौन कौन सा लिखा था इन्होंने? तो उपन्यास क्या एक विधा है, तो देखिए विधा उपन्यास भी लिखे थे। उसमें लिखा था रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ये देखिए 100 अजान एक सुजान ये पूछा जा चुका है। 100 अजान एक सुजान ये पूछा जा चुका है। गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भावना का अभाव। अब देखिए नाटक क्या लिखते थे? अब नाटक में ध्यान दीजिएगा। ये अब नाटक में देखिए, नाटक में क्या था? नाटक में था कि पद्मावती पर नाटक लिखे हैं, किराता जूनियर पर नाटक लिखे हैं, वेणी सहाय पर लिखे हैं, शिशुपाल वध पर लिखे हैं, नल दमयंती पर लिखे हैं, दमयंती स्वयंवर पर लिखे हैं, शिक्षादान पर लिखे हैं, चंद्रसेन पर लिखे हैं, सीता वनवास तक को लिख दिए इन्होंने। भाई ये एक ऐसा थे, देख लो नाटक इन्होंने। नाटक में तो सोचते हैं इनसे ड्रामा, अब ड्रामा जो आजकल जो सीरियल वगैरह चलता है ना, कुछ भी लिखे गए राइटरों के कुछ ना कुछ मिला करके इसमें इमोशन उमेशन सब कुछ डाल करके बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, तो ये लिखा करते थे। देखिए पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम, एक मृणाल, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष, कली, दूर देश, मतलब रेल का। देखिए इसमें एक ये पूछता है रेल का विकट खेल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो इनका रेल का विकट खेल है ना, रेल का विकट खेल, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये 100 अजान एक सुजान ये भी इनका पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब रिपीट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रेल का विकट के खेल के लेखक कौन है, मतलब किन्होंने लिखा है, तो वो आप जान जाइएगा किन्होंने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट ने। बाल विवाह पर भी इन्होंने लिखा था। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विगंडन आदि। अब बोले निबंध, देखिए 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। मतलब देखिए इन्होंने 1000 से भी ज्यादा निबंध लिखा है। मतलब ये सबसे ज्यादा निबंध को पसंद करते थे, इनको निबंध लिखना सबसे ज्यादा पसंद था। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि
ये बार बार देखिए निबंध पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट किए, निबंध पर नहीं किए हैं भाई, आप ध्यान दे सकते हैं। नाटक पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है, आप नाटक देख सकते हैं, बहुत बड़ा नाटक, नाटक मतलब जिसको हम लोग ड्रामा बोलते हैं, इन्होंने ड्रामा पर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। अब ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में से एक है, और वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में। देखिए पूछेगा ये किस युग से थे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट किस युग से संबंधित रखते हैं, तो वे भारतेंदु युग से संबंधित रखते हैं। याद रखिएगा, भारतेंदु युग आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी थे। मतलब देखिए आगे थे, मतलब हर एक चीज में वो आगे रहते थे। अग्रसर मतलब कि वो हमेशा आगे रहते थे। उनको पत्रकारी कर जाए, निबंधकार बोला जाए, हिंदी की आधुनिक आलोचना की जाए, मतलब हर एक चीज में वो आगे रहते थे, हर एक चीज में अपना श्रेय देते थे। बोला जा रहा है उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी बनाया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद बोला जा रहा है व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, देखिए व्यक्तित्व और धरातल से नवीन दिशा और नया रूप रंग जैसा मानस दिया। मतलब इन्होंने एक हमारे समाज के को अच्छा से एक रूप दिया है इन्होंने, ठीक है। बोला जा रहा है कि निश्चय ही इस महत्तर युगांतरकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे, परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, रामाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु एक सर्वसमस्त स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण। मतलब इन्होंने देखिए इनके समय काल में बहुत लेखक थे। देखिए सबके समय काल में सब कोई होता है। आज मेरे समय काल में मेरे साथ लोग हैं, आपके समय काल में आपके समय काल होंगे, लेकिन सभी तो तेज नहीं होंगे ना, सभी तो नहीं ना नौकरी कर लेंगे, सभी तो नहीं ना रेलगाड़ी चलाएंगे, सभी तो नहीं ना जूता सिएंगे, सभी तो नहीं ना एरोप्लेन चलाएंगे, सभी तो नहीं ना खेत में काम करेंगे। सबका अपना अपना एक कला होगा, सबके अंदर एक एक खासियत होगा। हर एक इंसान के अंदर एक अपनी कला होती है, जो सिर्फ और सिर्फ उनको समय देना होता है अपनी कला को निकालने के। जिस दिन उनका समय आएगा अपने आप कला निकल के बाहर आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से, जिनमें से अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ। आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास का मूल उपादान है, जो गहन लोक संप्रति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं से बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जनजातीय निष्ठा की प्रकट करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों के द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी के रूप में स्मरण। आप सोच रहे हैं कि सर इतना स्पीड क्यों बता रहे हैं चीजें, आप तो ये पढ़ भी सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, और ना कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ पूछता है। आप इसे घर पर बैठ करके किताब खोल करके बढ़िया से एक बार पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको याद रखिए कि भारतेंदु युग से संबंधित थे। ये अपने युग में बहुत ही एक्टिव रहा करते थे, जिस कार्य में थे उस काम में बहुत आगे रहते थे। ये काम के पीछे अपनी निष्ठा, ईमानदारी, हर एक चीज़ अपना लगा कर रखते थे। तभी तो इनका आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तभी तो इनका नाम है आज हमारे सामने। तो आपको देखिए, हाँ इसमें आपको अंतिम चीज क्या याद रखना है मालूम है, ये वाला लाइन का याद रखना है, यहां से आपको याद होना चाहिए। देखिए ये जो उसका सबसे लास्ट वाला होता है ना, लेखक का लास्ट वाला और शुरू वाला, वो चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उससे कहानी का पता चलेगा कि इसमें आखिर क्या लिखे हैं। जो सबसे इसका लास्ट पड़ेगा, आप पढ़िएगा ना इस पोएम का, मतलब मान लीजिए मैं बातचीत पढ़ने वाले हैं और बातचीत का जो लेखक परिचय है, लेखक परिचय का सबसे लास्ट हिस्सा जब पढ़िएगा ना, तो वो चैप्टर के बारे में बताएगा। थोड़ा सा आपको झलक देंगे कि चैप्टर में ये चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे। गद्यकार मतलब समझ सकते हैं, उसको लेखक बोलते हैं, ठीक है, लेखक थे, ठीक है, राइटर थे। अपनी अभिरुचि मतलब उनकी ऋचा थी मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ संपूर्ण सरोकर रखने वाले लेखक पत्रकार। मतलब एक अपनी बुद्धि बल और अपने दिमाग को प्रयोग करके एक अच्छे पत्रकार और एक अच्छे लेखक के पद पर बने रहे। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश यथार्थ में ही थी। मतलब ध्यान दीजिए, इन्होंने जो शब्द लिखा ना वो बहुत बढ़िया था, सराहनीय शब्दों का चयन किया इन्होंने। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा कला ही उनके गर्त का कलर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष की जागरूक गंध लेखक की नियति थी। देखिए, जब इनकी मृत्यु भी हुई है ना, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के करीब हुई, यानी 1914 के करीब हो चुकी थी इनकी मृत्यु। तो उस समय, उससे पहले जब जिस समय थे, उस समय देश में इनको अलग अलग तरह के अलगाव देखने को मिलते हैं। जैसे आज के समय मुझे उतना छुआछूत देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई निचला जाति का है तो उसका खाना कोई नहीं छुएगा, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन पहले था कि निचला जाति का अगर कुआं को छू देगा तो उसको ना काट दिया जाता था, इसको या मार दिया जाता था, या उसको सजा दी जाती थी। आप सबको पता होगा, ये मंदिर में चढ़ने तक नहीं दिया जाता था, भगवान का दर्शन करने नहीं दिया जाता था, कुआं से पानी तक निकालने नहीं दिया जाता था। ये थी दलितों के साथ व्यवहार किया जाता था। तो एक समय था, और ये भी एक समय है जिन समय इन्होंने युद्ध वगैरह को देखा, शक्तियों के टकराव को देखा। जैसे अभी के समय में हम लोगों ने कोरोना काल को देखा, ये भी एक महामारी थी। इसका चर्चा हम आने वाले भविष्य में, हम मर जाए लेकिन हमारे आने वाले जो भविष्य हैं, जो बच्चे होंगे, जो भी हमारे समाज के आने वाले भविष्य होंगे, वो इस पर कहानी करेंगे, इस पर बातें करेंगे। हो सकेगा तो कोई लिखबो करेगा पुस्तक वगैरह कि हम उस समय ऐसे थे। मान लीजिए हम ही में से कोई होंगे जो इस पर पुस्तक लिख सकता है ना। कोई भी इंसान स्वतंत्र है, कुछ भी लिख सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी विदेशी शक्तियों से टकराव, संघर्ष आदि सब कुछ इन्होंने लिखा है। यह टकराव संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता और तेज और तेवर बनकर उभरता है। मतलब जब ये संघर्ष जब इंसान करके कोई आता है ना, जो इंसान गरीबी को देख करके, जो दो रोटी को देख करके, मतलब एक होता है ना जो मतलब कि मान लीजिए मैं एक एक रोटी के लिए तरसा हूं, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा हूं, एक घर के छत के लिए तरसा हूं, वो इंसान के अंदर एक तड़प होती है कि मैं जीवन में कुछ करूंगा। और वो इंसान गरीबी को समझता है। बड़ा आदमी बनने के बाद भी वो नीचे ही स्तर से, जमीनी स्तर से जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं एक बार वापस उस जिंदगी में चला जाऊं तो मेरी स्थिति क्या होगी। याद रखिएगा, जो मेहनत से करके कमाता है उसको बहुत पता होता है कि क्या संघर्ष है जीवन में। और आपके जीवन में एक संघर्ष होना चाहिए, तभी तो आप आने वाले बाल बच्चों को एक कहानी सुना पाएंगे कि मेरे जीवन में एक संघर्ष था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वदेश उल्लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। मतलब देखिए, इन्होंने उपन्यास भी लिखा, वो भी लिखा है, लेकिन सबसे बेस्ट इनका फेमस हो गया तो इनका निबंध हो गया। क्योंकि निबंध में पता नहीं होता है ना, अगर हम 10 गो कोई फिल्म, हम एक डायरेक्टर है 10 गो फिल्म बना रहे हैं, एक भूत वाला बनाए, एक कॉमेडी बनाए, एक रोमांटिक बनाए, एक मतलब एक एक्शन ड्रामा बनाए, एक केवल थ्रिलर बनाए, तो कोई ऐसा मेरा एक फिल्म होगा जो पूरा हिट कर जाएगा। तो बोलेंगे कि ना ये हॉरर वाले डायरेक्टर है। ऐसा कुछ नहीं, मैंने और भी फिल्म बनाया था, लेकिन आपको पसंद आई मेरी हॉरर मूवी तो आप मुझे हॉरर डायरेक्टर बना लें, समझ रहे हैं। वैसे याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो थे, ये निबंध को ज़्यादा, इनका निबंध आगे जाकर के ज़्यादा फेमस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, देख लो बाबू, बाल विवाह को लेकर के बहुत अथी था। पहले क्या होता था ना, हम सच बताते हैं, हमारा तो नहीं लेकिन हमारी बड़ी माँ का, चाहे उनसे भी बहुत पहले जिनका था, कम उम्र में शादी हो जाया करता था। कम उम्र में शादी होने का मतलब कि अगर उनका एज आप मानते हैं कि 18 साल होना चाहिए लड़की का उम्र, लेकिन उससे पहले ही शादी कर दिया जाता था। उससे पहले ही क्या हो जाते थे शादी, यानी 13 से 14 साल की उम्र में
लड़की के माँ बाप अपने लड़की का क्या कर देते थे, विवाह कर देते थे, शादी कर देते थे। क्यों? क्योंकि गरीबी थी, और शादी भी ऐसा लड़के करते थे जो उनसे 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल बड़ा हो। और आज देखिए उन्हीं के पति मर चुके हैं और वही पत्नियां भी जिंदा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब कम उम्र में ही अपनी बच्ची का शादी कर दे रहे हैं और लड़का बहुत ज्यादा उम्र के हो जा रहे हैं, तो वो जल्दी मर जा रहे हैं और लड़कियां विधवा हो जा रही है। पहले हुआ करता था, अब तो अलग जोन है, अब तो कहानी, अब तो बीमारी, हम तो 2 पल में भी मर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। अब ध्यान दीजिएगा, स्त्री शिक्षा। भाई स्त्री शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को पहले दबा कर रखा गया था। अगर आज महिला अगर आगे नहीं आएगी तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि एक बच्चे को अगर लालन पालन पोषण के साथ साथ पिता का काम क्या है, घर के बाहर के कामों को करना, और माता का काम क्या दिया गया है, महिलाओं का काम क्या दिया, गृह का कार्य करने का। और गृह का कार्य महिलाओं का है तो उसके साथ बच्चे को भी संभालना होता है। तो जब वो बच्चे को संभालेगी, अगर वो शिक्षित नहीं रहेगी, अनपढ़ रहेगी, तो अपने बच्चे को क्या पढ़ाएगी, क्या सिखाएगी? इसलिए समाज में अगर एक अच्छा समाज को बनाना है तो महिलाओं को भी आगे आना होगा, उनको भी पढ़ना होगा, उनको भी पुरुषों के साथ कदम से कदम उठाकर समाज में चलना होगा। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, महिला स्वतंत्र। हाँ, ये बात सही है, महिलाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आजादी मिलना चाहिए। आज से 10 साल 15 साल पहले तो बिहार में आजादी नहीं था, महिलाओं के साथ कुछ भी हो जाया करता था। अभी भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं, रेप वगैरह का मामले चलते हैं, छीनाजौड़ी का मामला चलता है, कई बहुत सारे ऐसे कांड चलते हैं हमारे समाज में। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि रजा प्रजा, रजा प्रजा, कृषकों की दुर्दशा, अंग्रेज। अब देखिए भाई, राजा प्रजा वाला भी कहानी था। आप सोच लीजिए, अगर राजा वाला कहानी आ जाए, हम राजा बन जाए और ये सब प्रजा बन जाए, तो राजा वाला में रहना पसंद करेंगे कि हई जो नेता वाला रह रहे हैं उसमें पसंद करेंगे? देखिए, राजा वाला भी बहुत खतरनाक था। उस समय राजाओं का काल चलता था, वो भी बहुत एक अलग तरह का जवाब चलता था। मैं यही बताना चाहूंगा आप लोग से, यही कहना चाहूंगा कि भाई अपने जीवन में जो भी हो, तुम कुछ भी हो, लेकिन एक अच्छा काम जरूर करना। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, कृषकों की दुर्दशा, मतलब कि उस समय किसानों की स्थिति भी बहुत दयनीय होती थी। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी शिक्षा, परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। भाई ये इन सब पर क्यों लिख रहे हैं? वही इंसान किसी चीज के बारे में लिखता है जो उसको देखा होता है या फील किया होता है, उस गहराई में उतरा होता है, उसे पता होता है कि एक एक रोटी का मतलब क्या है, एक लड़की को कैसे तड़पाया जाता है, एक खाना खाने के लिए कैसे मोहताज होते हैं, एक किसान कैसे फसल उगाने के लिए तड़पता है, एक बिना ज्ञान का व्यक्ति कैसे अनपढ़ रहता है तो उसको कैसे लोग बुर्बक बनाते हैं। ये सारे चीज उन्होंने समाज में देखा और वो सारे चीजें उन्होंने क्या कर दिया, अपनी लेखनी के दम पर उन्होंने उस पर खूब लिखा, जम चढ़ चढ़ के लिखा, बढ़ चढ़ के लिखा उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो चाहते कि देखो, पढ़ो लिखो, नहीं पढ़ो लिखोगे तो नहीं समझोगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, और विविध मनोभाव और भाषा साहित्य के विषयों पर खुलकर लिखा, और व्यक्तित्व व्यंजन, आत्मसमर्पण, कला, निबंधम, और उन्होंने इतने लिखे कि उन्हें संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। देख लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में, निबंधकार मतलब माना है कि ये मानना पड़ेगा, ये जो आदमी है, मतलब जो ये लेखक है, ये एक अच्छे निबंधकार है और इनको एक बहुत अच्छे श्रेणी में रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के, जो अंग्रेजी में लिखते थे, अंग्रेजी जो राइटर है जिनका नाम क्या है, एडिसन और स्टील, उनके श्रेणी में रख दिया गया है। समझ रहे हैं? मतलब एक छोटे से इंसान को जब उसकी कला श्रेणी, देखिए इंसान छोटा नहीं होता है, कोई चीज छोटी नहीं होती है। अगर आपके पास ज्ञान है ना, आप 10 साल के ही क्यों ना हो और कोई 25 साल का है, ज्ञान दोनों का बराबर है ना, तो दोनों बराबर हैं। आप ज्ञान के मामले में, हम उम्र के मामले में बात नहीं कर रहे हैं। जिससे तुलना की जाती है हम उसी को लेते हैं, ये नहीं कि शरीर से हम बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो व्यक्ति थे ना, बालकृष्ण भट्ट, बहुत एक बेहतरीन इंसान थे। इन्होंने बहुत गरीबी को देखा, झेला। इन्होंने अपने पिताजी के मरने के बाद घर के परिस्थिति को झेला, समाज में चल रही कुरीतियों को देखा। तो उन सारे चीजों को एक एक करके, एक एक टॉपिक बना करके उन्होंने निबंध लिखा, नाटक लिखा, ड्रामा लिखा, उपन्यास लिखा। ये सारी चीजें उन्होंने क्या दी, हमारे समाज को दिया कि लो भाई पढ़ना, तुम भी देखो कि क्या हुआ था समाज में। ठीक है,
यहां प्रस्तुत बातचीत, देखिए जो ये चैप्टर लिखने वाले हैं ना, ये जो चैप्टर लिखे हैं उस चैप्टर का नाम है बातचीत, ठीक है। शीर्षक, शीर्षक मतलब इस चैप्टर निबंध, उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध करने के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज और प्रमाणित रूप से, यहां ध्यान दीजिएगा आप, देखिए यहां प्रस्तुत बातचीत शीर्षक उनके व्यक्तित्व और देखिए प्रमाणित करता है। ये लास्ट का ये जो लाइन है ना, आपको पढ़ना होगा। ये लास्ट का लाइन, आप हर एक चैप्टर का लास्ट लाइन जरूर पढ़िएगा, हर एक चैप्टर के लास्ट लाइन को जरूर पढ़िएगा, उसमें फील मिलेगा, उस चैप्टर की गहराई का आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए किसी एक व्यक्ति है जिनका नाम है रामविलास शर्मा, उन्होंने क्या लिखा है, लिखा है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित ना होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली रखी थी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने सोचा ही नहीं कि समाज में जो गलतियां चल रही उसको खड़े बोली के साथ लिख दिया। उन्होंने सब चीज लिख दिया, जो उन्होंने देखा वो सारे चीज लिखा उन्होंने लाइफ में। बाल विवाह पर लिखा, महिलाओं के साथ अत्याचार पर लिखा, शिक्षा पर लिखा, समाज में चल रही कुरीतियों पर लिखा। उन्होंने जो उनके समय काल में या उनके पहले रामायण महाभारत में जो भी कांड हुए तो उन सब पर लिखा। लेकिन इनका सबसे ज़्यादा फेमस क्या चीज़ हुआ, निबंध पर हुआ। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो ये जो चैप्टर था आप लोग का परिचय चैप्टर था, मतलब चैप्टर का मैंने लेखक परिचय बताया। अब हम लोग नेक्स्ट डे से हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो तब तक के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।